मान लो अगर आपका डिवाइस बहुत स्लो चल रहा है, सो आप आपके डिवाइस में ज्वाइन होने से पहले, मीटिंग ज्वाइन होने से पहले आप एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, आपके डिवाइस की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा पकड़ेगा। सो ये कुछ तरीके हैं जो हमारे आईटी एक्सपर्ट थे जिनसे मैंने जाने हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, इफेक्टिव है। मैं खुद कोशिश कर चुका हूँ ये सारे चीजें। सभी का वीडियो ऑन है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीडियो ऑन है। ओके, तो अभी तक आपके सेशन कैसे चल रहे हैं, थोड़ा मुझे चैट में लिख के बताइए। कैसा है, आपको मजा आ रहा है? तो मुझे चैट में बताइए तो मैं यहाँ पे देख सकूं। 10 बजे वाला सेशन भक्ति सोरठिया ओके, जलसा છે, મજા આવે છે। यस, मजा आ रही है। ओके 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 श्याम। ओके, टू वे इंटरेक्शन। यस यश, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे टू वे इंटरेक्शन हो सके। अच्छा, 10 बजे करो भूमि। यस, कोई बात नहीं। मुझे कुछ जनों ने मुझे और ज्योति मैम को पर्सनल में काफी स्टूडेंट्स ने बताया कि 10 बजे का जो है टाइम वो उनके लिए कंफर्टेबल है। बट हमने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अर्ली मॉर्निंग हमने इसलिए रखा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जॉब पर भी जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी ग्रीन जोन में आ गए कच्छ, तो ऑफिसेज वगैरह ओपन हो चुकी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफिस जाते हैं। तो इसलिए हमने ये टाइम रखा था कि 10:30 बजे से पहले, यस, 10:30 बजे नेटवर्क इश्यूज नहीं होते ही ना। तो ये हमने सोच के टाइम रखा था। बट अगर ऐसा हो, आप सभी को 10:30 का या 10 बजे का टाइम कंफर्टेबल है, तो हम हमारी जो टीम है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन है जो ऑफिस जाते हैं, तो मे बी हम उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट कर सके। ये एक लाइफ अचीविंग कोर्स है, टीसीएस की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। बाहर जाओ तो आपको ये कोर्स करीबन, आई डोंट नो, अराउंड वो आपको 5 to 10,000 में पड़ेगा अगर आप यहाँ से बाहर किसी मेगा सिटी में जाते हो। तो ये कोर्स आपको हम यहाँ पर कोई बिना फीस के एकदम फ्री में आपको करा रहे, तो इसका लाभ, इसका बेनिफिट आपको हो, ये हमारा मैक्सिमम ट्राई है। यस, तो मुझे यहाँ पर एक मिक्स फीडबैक मिल रहा है। कुछ 8 बजे कह रहे हैं, कुछ 10:30 बजे कह रहे हैं। बट ओवरऑल जो भी होगा, हम हमारी टीम के साथ, हम हर एक डिसीजन डेमोक्रेटिकली लेते हैं, हमारी टीम के साथ डिस्कस करके लेते हैं। तो हम हमारी टीम जो है पूरी, हम 4 जो फैकल्टीज है, जिसमें मैं हूँ, ज्योति मैम है, भक्ति मैम है और दिव्या मैम है। तो हम चारों जने डिस्कस करके आज के दिन में वो आपको बता देंगे। सो आई थिंक 81 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। सो मे बी वी शुड स्टार्ट। हम ज्यादा समय अभी दूसरी बातों पे नहीं देंगे, और आप आपकी नोटबुक पेन लेकर तैयार हो जाइए। सो जैसे मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि रिटेल बैंकिंग क्या होता है, नाउ मैं आपको आपकी स्क्रीन पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। सभी को दिख रहा है? प्लीज आप चैट में मुझे टाइप करके बताएं आपको पावर पॉइंट दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। ओके, थैंक यू।
सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अकाउंट ओरिजिनेशन इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग की काफी सारी सर्विसेज होती है। रिटेल बैंकिंग इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द होलसेल बैंकिंग। मैंने पहले लेक्चर में ही ये डिस्कस किया था कि रिटेल बैंकिंग क्या है और व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। आप नोट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पावर पॉइंट तो आपको मैं दूंगा, लेकिन आप साथ में नोट करते जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, ताकि आपको आपकी हैंडराइटिंग में जो लिखा है उसको आप अच्छे से समझ सके। सो व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? जो पहले सेशन में थे शायद उनको पता होगा, जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि बैंक जो कंज्यूमर्स को, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बैंक जो सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है उसे रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। जो सर्विसेज बैंक द्वारा कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है उसे रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर कंज्यूमर कैन बी कंसिडर्ड एज रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का दूसरा नाम कंज्यूमर बैंकिंग भी है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कंज्यूमर बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंज्यूमर बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग दोनों एक ही है। रिटेल बैंकिंग को ही कंज्यूमर बैंकिंग कहा जाता है क्योंकि वो कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विसेज है? तो कंज्यूमर से कोई सेविंग्स करना चाहता है तो उनसे उनका पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अकाउंट्स चेक करना, मॉर्गेजेस लोन्स देना, कार्ड्स इशू करना, लोन्स इशू करना। इसके अलावा अलग अलग कई सारी सर्विसेज है। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से कई सारी बैंकिंग घर बैठे, जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लो, उसकी वेबसाइट पे चले जाओ तो आप घर बैठे एलपीजी गैस का पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज जो है वो आजकल रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करती है। रिटेल बैंकिंग आपने देखा। नाउ व्हाट इज होलसेल बैंकिंग? देखो, रिटेल और होलसेल, आपने आपने दोनों वर्ड आपके लिए फेमिलियर है, होलसेल एंड रिटेल। हमने रिटेल बैंकिंग देखा। रिटेल बैंकिंग क्या है? कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो होलसेल बैंकिंग क्या होता है? व्हाट इज होलसेल बैंकिंग? प्लीज आप चैट में मुझे बताइए कि आपको क्या पता चलता है होलसेल बैंकिंग से। अच्छा, कोई आंसर नहीं आ रहा है? नो आइडिया? हाँ, बैंक किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी को बैंक और सर्विस प्रोवाइड करना, ओके, बिजनेस के लिए होता है। यस, सर्विस बाय बैंक, इंडस्ट्रियल वर्क, फॉरेन एक्सचेंज, कॉर्पोरेट बैंकिंग। यस, भाविका ने एकदम एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है, कॉर्पोरेट बैंकिंग। दैट इज, अगर आप होलसेल का इन शॉर्ट सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बल्क में, अगर आप किसी रिटेल शॉप में जाते हो तो वहां पर आप यूनिट्स में, यानी एक साबुन, दो साबुन, 10 साबुन ऐसे खरीदते हैं। लेकिन अगर आप किसी होलसेल की दुकान पे जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको बल्क में खरीदना होता है। यानी कि 100 साबुन, 1000 साबुन, 10,000 साबुन। तो होलसेल बैंकिंग भी ऐसा ही है। होलसेल बैंकिंग मींस बल्क में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, और रिटेल बैंकिंग मींस इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। यस, प्रोवाइड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल। तो होलसेल सर्विसेज लार्ज स्केल में किसको जरूरत होती है? बिजनेसमैन को होती है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस को होती है, गवर्नमेंट को होती है। यस, सो दिस इज होलसेल बैंकिंग, जो कॉर्पोरेट को, जो बिजनेसमैन को, जो गवर्नमेंट को, दूसरी बैंक्स को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसे कहा जाता है होलसेल बैंकिंग। और जो रिटेल जो है, जो इंडिविजुअल कस्टमर को
सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. सो एवरीबॉडी क्लियर बिटवीन होलसेल एंड रिटेल बैंकिंग? सो अब हम आगे बढ़ते हैं. सो हमारा आज का टॉपिक पे हम आते हैं अकाउंट ओरिजिनेशन. अकाउंट ओरिजिनेशन जो है वो क्या है? अकाउंट ओरिजिनेशन मींस कि हम एक कस्टमर एक बैंक के साथ अपनी रिलेशनशिप अकाउंट ओपन करवा के शुरू करता है. हमें कोई भी चीज है कम्युनिकेट करने के लिए एक माध्यम चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए. तो कस्टमर की बैंक के साथ कैसे रिलेशनशिप होती है? तो वो होती है अकाउंट ओपन करा. आपको पता है बैंकिंग के बेसिक जो फंक्शंस है वो क्या है कि कस्टमर से पैसा लेना, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट पे करना, या अगर किसी को जरूरत है तो उसको लोन देना. सो ये इसका बेसिक फंक्शन है. तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक अकाउंट की जरूरत होती है. तो मुझे याद है कि कल ये जो दो टर्म्स है वो आपको दिव्या मैम ने डिस्कस किए थे, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. ये कोई डिपॉजिट के क्या बोलते हैं अकाउंट नहीं है, ये उसके टाइप्स है. तो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट ये दो अकाउंट के टाइप्स है. बराबर. डिमांड डिपॉजिट में दो टाइप्स आपको दिख रहे हैं, दो है, वो है एक है करंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग्स अकाउंट. और टर्म डिपॉजिट में आपको देखने को मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट. सो इन शॉर्ट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड मतलब आप कभी भी बैंक के पास जाए, जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस पैसे को आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं बैंक से, और बैंक वो पैसा आपका विड्रॉ करने से आपको मना नहीं कर सकता. तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो वेरी करते हैं. करंट अकाउंट में आप कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हैं. सेविंग्स अकाउंट जो है उसमें आपका जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो लिमिटेड होता है. बराबर. सो डिमांड डिपॉजिट मींस कि आप कभी भी आपका जो पैसा बैंक के साथ सेव है उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. तो वो है आपका डिमांड डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म इन इन सिंपल वर्ड्स अगर आप गूगल करते हो तो टर्म का सिनोनिम होता है टाइम या तो पीरियड. तो जो डिपॉजिट किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पीरियड, सपोज 6 महीने, 1 साल, 10 साल, ऐसे किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप लॉक कर देते हो, उसको कहा जाता है टर्म डिपॉजिट. ये जो टर्म डिपॉजिट है उसको आप डिमांड डिपॉजिट की तरह कभी भी बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते. सो वो टर्म हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने उसको कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ महीने या कुछ साल के लिए हमने उसको क्या कर दिया, बैंक के साथ डिपॉजिट कर दिया है. अगर मान लो कि आपका एफडी है बैंक के साथ या आपका आरडी है, और अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो, मान लो कि मेरा बैंक के साथ 1 साल का मैंने 10 लाख का एफडी कराया है. सो अगर मैं उसको 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एफडी तुड़वाना चाहता हूँ, पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता. अगर मैं एफडी तुड़वाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फिर विड्रॉल चार्जेस पे करने पड़ते हैं. यस विशाल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे एफडी या आरडी को मुझे तुड़वाना है, मुझे विड्रॉ करना है, तो उस पे मुझे विड्रॉल चार्जेस पे करने होते हैं. बैंक मना नहीं करेगा आपको विड्रॉ करने के लिए, बट जैसे डिमांड डिपॉजिट है वैसे आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. डिमांड डिपॉजिट में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो उस पे कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं लगते. बराबर. इसीलिए तो उसको डिमांड डिपॉजिट कहा गया है, क्योंकि आप कभी भी आप बैंक के पास डिमांड कर सकते हो पैसे विड्रॉ करने के लिए, और बैंक उसके लिए आपको एक्स्ट्रा विड्रॉल चार्जेस नहीं लगाएगा. लेकिन टर्म डिपॉजिट जो है, जिसमें आपने एक फिक्स पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, तो वहां पे आप ऐसे बीच में कभी भी पैसा डिमांड नहीं कर सकते. अगर आप पैसा वहां से विड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपको विड्रॉल चार्जेस पे करने रहते हैं. जनरली जो ये विड्रॉल चार्जेस जो है
यस, ये किसी का ऑडियो ऑन लग रहा है मुझे, प्लीज म्यूट कर दे। ओके ओके, यस। सो ये जो टर्म डिपॉजिट है उसके जो विड्रॉल चार्जेस है वो अराउंड 0.5 से लेके 1% तक बैंक टू बैंक डिफर करते हैं ऑन इंटरेस्ट। सो विड्रॉल चार्जेस आप लिख सकते हो कि 0.5 से 1% तक रहते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक फॉर टर्म डिपॉजिट, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर लेते हो तो। ओके, सो आई थिंक दैट इज क्लियर। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट्स। हम कभी भी बैंक के पास जाके पैसे डिमांड कर सकते हैं। तो उसमें पहला टाइप हम देखते हैं, पहला अकाउंट देखते हैं, वो है करंट अकाउंट। अब सबसे पहले ये करंट अकाउंट खुलवाता कौन है? मान लो आपकी बैंक में कोई बिजनेसमैन आता है, और वो बिजनेसमैन चाहता है कि उसको उसका जो पैसा है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो थोड़ा सिक्योरली बैंक में रहे। तो बैंक का तो काम ही यही है कि सबका पैसा सिक्योरली अपने पास रखना। बट वो जब भी चाहे अपना पैसा वहां पर उठा सकता है, जमा कर सकता है। तो करंट अकाउंट जो जनरली है वो कॉर्पोरेट, बिजनेसमैन या सीए, सीएस, एडवोकेट, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स है, ऐसे लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, खासकर बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितनी भी बार पैसा जमा कराओ, कितनी भी बार पैसा उठाओ, कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। इसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो सबसे बेस्ट है, ज्यादातर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए भी करंट अकाउंट प्रेफरेबल है। सो ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं। अब क्या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, यस या नो? क्या बैंक करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देगा, यस या नो? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। करंट अकाउंट पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमें सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। बैंक कभी भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देती है। करंट अकाउंट हम सेविंग्स के लिए नहीं यूज करते। सो यस, एब्सोल्युटली सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि करंट अकाउंट पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है कि करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बराबर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो रेगुलर करंट अकाउंट होता है, जो जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कोई लिमिट नहीं होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है और इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई मिनिमम बैलेंस आपको नहीं रखना होता है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम करंट अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो आपको ओपनिंग 10,000 रुपीज आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 10,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद है EEFC। EEFC क्या होता है फुल फॉर्म? प्लीज आप गूगल पे सर्च कीजिए, EEFC का फुल फॉर्म क्या है। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। यस, यस भूमि, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। हीना, बड़देव, यस एब्सोल्युटली राइट। विशाल, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, एब्सोल्युटली। सो ये भी एक प्रकार का करंट अकाउंट है, EEFC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब ये अकाउंट जनरली कौन बनाते हैं? तो जो आपको पता होगा कि आपका करेंसी कन्वर्ट करके देते हैं, बराबर। मान लो आप, मुझे US डॉलर चाहिए, मेरे पास इंडियन रुपीज है, तो मैं वो कन्वर्ट कराने के लिए किसी एजेंसी के पास जाता हूँ, बराबर, जो मुझे मेरा पैसा कन्वर्ट करके देगी इंडियन रुपीज से US डॉलर में। क्योंकि मुझे अभी अमेरिका कोरोना वायरस के बाद घूमने जाना है मेरी फैमिली के साथ।
सो मैं ऐसी एजेंसी में जाता हूँ, तो वो एजेंसी क्या करती है, वो एजेंसी के पास तो इंडियन करेंसी होगी नहीं, क्योंकि मैंने उसको यूएस डॉलर दिया, बराबर। तो वो क्या करेगी, वो फॉरेन करेंसी जो है वो बैंक के साथ डिपॉजिट कराएगी, बराबर। तो ऐसी करेंसी कन्वर्शन एजेंसी होती है, फॉरेन एक्सचेंज एजेंसी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारी जो कंपनीज है वो ईईएफसी करंट अकाउंट खुलवाती है, बराबर। और वो जो पैसा डिपॉजिट कराएगी वो कैसा होगा, फॉरेन करेंसी होगा। यस, हाँ, आपके नाम में दिखता है कि एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। तो वो पैसा कैसा डिपॉजिट कराएगी, फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी कौन कौन सी है, तो 6 प्रकार की फॉरेन करेंसी ईईएफसी अकाउंट में आप डिपॉजिट करा सकते हो, ऐसा आरबीआई बताती है। अब ये 6 प्रकार की फॉरेन करेंसी कौन कौन सी है, बराबर। तो लिखिए, पहली जो है, ये 6 प्रकार की फॉरेन करेंसी जो है ईईएफसी में, जो आरबीआई बताती है, उसमें पहली है यूएस डॉलर, दूसरा है कनेडियन डॉलर, तीसरा है यूरो, फिर आता है पाउंड, फिर आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और फिर आता है लास्ट जो है वो है जैपनीज यान। तो यूएस डॉलर, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड, यूरो और जैपनीज येन, ये 6 प्रकार की जो करेंसी है वो ईईएफसी अकाउंट में आप इंडिया में डिपॉजिट करा सकते हो, ऐसा आरबीआई बताती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताती है, बराबर। उसकी गाइडलाइंस में दिया है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स 36 मिनट्स हुए हैं, सो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में प्रेजेंट है, सेशन में प्रेजेंट है, हम आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं अभी आपकी चैट सेव करूंगा। यस, मैं रिकनेक्ट करता हूँ भूमि, रिपीट करता हूँ। फटाफट जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अपने चैट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख के या यस सर लिख के मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं आपकी चैट सेव कर सकूं। तो फटाफट, यू हैव 1 मिनट स्टूडेंट्स, प्लीज टाइप इट फास्ट। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यस, श्याम, भारती, मनीषा, रीना, भाविन, जुबेर, रोशनी, शिवानी, मेघना, जनार्दन, दिव्या, यस, सपना, अंजलि, आरजू, उर्वी। ओके, सो आई थिंक सभी का आ गया। यस स्टूडेंट्स, नाउ टाइप इट फास्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेव द चैट। डोंट रिपीट प्रेजेंट सर प्लीज। मनोज आपने 2 बार लिखा। अच्छा, 2 बार लिखोगे तो डबल अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ओके, सो मैं अभी चैट सेव कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स, ओके, दिव्या दिव्या थोड़ा रह गया, मैं एक और बार सेव कर लेता हूँ। यस, सो हमने 2 टाइप्स देखे करंट अकाउंट्स के, रेगुलर ईईएफसी और तीसरा है एफसीआरए। एफसीआरए का फुल फॉर्म फटाफट सर्च करो गूगल पे, कम ऑन, फास्ट फास्ट। व्हाट इज एफसीआरए? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, ओके, यस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, ओके, सो मुझे ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा आपका मिस्टेक है यहाँ पर। कोई एक्ट के नाम का अकाउंट तो होगा नहीं, ये आपको पहले समझना चाहिए। हम यहाँ पर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं।
टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, और ये जो आप टाइप कर रहे हैं वो तो एक एक्ट है। सो एक्ट इज अ लीगल